यूं तो देश और दुनिया में ठगों, लुटेरों और हत्यारों की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन 18th-19th सेंचुरी के बीच भारत के जबलपुर में एक ऐसा ठग उभरा जिसके नाम से न सिर्फ आम लोग बल्कि ब्रिटिश अधिकारी भी कांप उठते थे। वो राह चलते व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और सरकारी अफसरों को न केवल उन्हीं का भेष धर के लूटता था बल्कि उनकी बेरहमी से हत्या भी कर देता था। वो हत्या करने के लिए किसी तलवार या चाकू का नहीं, केवल एक पीले रुमाल का इस्तेमाल करता। वो कत्ल को इस तरह अंजाम देता कि पूरे के पूरे काफिले गायब हो जाते थे, यहाँ तक कि लोगों की लाशें तक नहीं मिलती थी। उसके खौफ का यह आलम था कि लोगों ने झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल की राह से गुजरना ही बंद कर दिया था। जहाँ से भी वो गुजरता गलियां सुनसान हो जाती और उसका नाम सुनते ही लोग घरों में दुबक जाते। वो खौफ और मौत का दूसरा नाम था। उसके कत्ल का अंदाज इतना भयानक था कि जब उसकी कहानी पर किताब छपी तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने सिर्फ 2 चैप्टर पढ़कर ही किताब बंद कर दी, क्योंकि उसकी क्रूरता के किस्से उनके लिए असहनीय थे। आइए जानते हैं कहानी किंग ऑफ थग्स कहे जाने वाले ठग बहराम की, जिसने सिर्फ रुमाल से 931 लोगों की जान ले ली, जिसकी बेरहमी के किस्से सुनकर अंग्रेज भी थर थर कांपते थे और लोग उसे बहराम के बजाय बेरहम कहते थे, जिसकी हैवानियत ऐसी थी कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के तौर पर दर्ज हो गया। ठग शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक चालाक और मक्कार आदमी की तस्वीर उभरती है जो झांसा देकर कुछ कीमती सामान ठग लेता है। लेकिन 13वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में ऐसे ठग हुए जिनके गिरोह इतने ऑर्गेनाइज्ड और क्रूअल थे कि करीब 500-600 वर्षों में इनके हाथों लगभग 20 लाख लोग मारे गए। इन हत्याओं का एकमात्र मकसद लूटपाट हुआ करता था। उनका क्रूअल नेचर ऐसा था कि वो किसी भी उम्र या वर्ग के व्यक्ति को नहीं बख्शते थे। उनकी वजह से उस दौर में देर रात को तो क्या, दिन में भी यात्रा करना लगभग असंभव था। वो बड़े बड़े काफिलों को अपना शिकार बनाते और व्यापारियों, वेल्दी लोगों और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लूटकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दिया करते थे। कहा जाता है कि शुरुआत में इस धंधे में मुस्लिमों के करीब 7 कबीले शामिल थे। मुसलमान होने के बावजूद ये लोग हिंदू देवी महाकाली की पूजा करते थे। वे मानते ही नहीं थे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। उनकी नजर में ये अन्य प्रोफेशंस की तरह ही एक प्रोफेशन था और उनके मन में जरा भी पछतावा या दुख नहीं था। यही कारण था कि ऊंचे रुतबे वाले शेख से लेकर खानाबदोश मुसलमान और कई जातियों के हिंदू भी इसमें शामिल थे। 18वीं सदी में जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने पैर जमा रही थी, उसी दौरान साल 1765 में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक गांव में बहराम नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बचपन में बहराम बेहद शांत और सरल था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मुलाकात खुद से कई साल बड़े सैयद आमिर अली से हुई। बहराम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। दरअसल आमिर अली ठगों की दुनिया से संबंध रखता था और ठगों के गिरोह का सरगना भी था। उसकी जुबान से निकली हर बात में चालबाजी, लूटपाट और हत्याओं का ही जिक्र होता था। आमिर अली की सोहबत बहराम को इतनी पसंद आई कि उसने उससे दोस्ती कर ली और ठगों के गिरोह में शामिल हो गया। आमिर अली ने उसे अपने गिरोह के सबसे खूंखार और अनुभवी ठगों के साथ रहकर काम करना सिखाया। बहराम ने चुपचाप उनके तरीके सीखे। वो देखता था कि कैसे ये लोग मासूम व्यापारियों और राहगीरों का विश्वास जीतते हैं, कैसे उनके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर कैसे पल भर में ही उनकी जान ले लेते हैं। बहराम को ये सब एक कला की तरह लगने लगा और वो दिन रात ठगों के गिरोह के बीच गुजारने लगा। एक शाम घने जंगल के बीचों बीच लगभग 40 हट्टे कट्टे लोग घेरा बनाकर महाकाली की एक बहुत बड़ी मूर्ति के सामने खड़े हुए थे। उस घेरे के बीचों बीच 25 साल का बहराम भी खड़ा था। तभी उस झुंड का सरदार बहराम के सिर पर हाथ रखकर बोला, अंग्रेजों ने हमें ठग का नाम दिया है, पर हम उससे कहीं ऊपर की चीज है। ये सब काम हम सिर्फ इनके लिए कर रहे हैं। उसने महाकाली की ओर इशारा किया, जिनकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। इसके बाद सरदार ने बहराम से कहा, इससे पहले कि हम तुम्हें अपनाए, तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? बहराम ने धीरे से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में सिर हिलाया। सामने एक पेड़ से एक आदमी बंधा हुआ था। सरदार ने अपनी जेब से एक पीला रुमाल निकाला और बहराम को दे दिया। बहराम के हाथों को कांपता देख सरदार ने उसके हाथों को जोर से पकड़ लिया और बोला,
ये तुम्हें माँ के लिए करना है। इसके बाद बहराम हाथ में रुमाल लेते हुए उस डरे सहमे आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। वो आदमी रो रो कर अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन बहराम का दिल नहीं पसीजा। उसने उसके गले में कसकर रुमाल बांधा और जोर से दबा दिया। सब माँ महाकाली का जोर जोर से आवाहन करने लगे। जैसे जैसे उन मंत्रों की आवाज तेज हो रही थी, वैसे वैसे बहराम एक अलग ही ट्रांस स्टेट में आता जा रहा था। उसके रुमाल की पकड़ और मजबूत होती गई और कुछ ही देर में वहां सन्नाटा छा गया। इस तरह बहराम ने अपने पहले शिकार का गला घोट दिया। इसके बाद बहराम ने क्राइम की दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। शुरुआत में बहराम और उसके साथियों ने छोटे मोटे कारवा को लूटना शुरू किया। वो लोग उन व्यापारियों को निशाना बनाते जो अकेले या छोटे समूहों में सफर करते थे और उन्हें लूटने के बाद मार डालते थे। धीरे धीरे बहराम ठगों के गिरोह में पॉपुलर होने लगा और जल्द ही उसके गिरोह में लगभग 200 लुटेरे शामिल हो गए। उसका सबसे भरोसेमंद साथी आमिर अली था, जिसने उसकी ठगों के खूंखार गिरोह में एंट्री करवाई थी। इसके बाद उन्होंने कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया। बहराम और आमिर अली ने एक डॉली नाम की लड़की को अपनी बातों में फंसाकर अपने गैंग का पार्ट बना लिया। डॉली काफी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लड़की थी। उसका काम उन बाहरी व्यापारियों और अधिकारियों को अट्रैक्ट करना था जो यात्रा के दौरान एंटरटेनमेंट की तलाश में होते थे। जब भी कोई कारवा या व्यापारी आता, डॉली उन्हें अपने अट्रैक्शन में फंसाकर बहराम और अली के गिरोह के लिए आसान शिकार बना देती। डॉली के झांसे में आकर जैसे ही वो लोग केयरलेस होते, बहराम और उसका गिरोह उन पर हमला कर देता। उन्हें लूट लिया जाता और उनकी हत्या कर दी जाती। इस तरह की वारदातों के जरिए बहराम और अली ने धीरे धीरे अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ये लोग जबलपुर, ग्वालियर, आगरा और दिल्ली की तरफ से गुजरने वाले व्यापारियों और उनके कारवा को निशाना बनाने लगे। इन क्षेत्रों में उनका खौफ इस कदर फैल गया कि लोग रात में तो क्या, दिन दहाड़े भी जंगल के नजदीक से गुजरने से डरने लगे। इसके बाद बहराम और उसका गिरोह ठगी और हत्या के और भी खतरनाक तरीके अपनाने लगा। वो और उसके जैसे ठगों का ये तरीका इतना शातिर था कि उन पर कोई शक नहीं कर पाता था। वो खुद को व्यापारियों के भेष में ढाल लेते थे। इस दौरान ठगी की शुरुआत एक खास मौसम में हुआ करती थी। किसी संकेत को देखकर काम शुरू होता था, जैसे कि बिल्लियों का झगड़ना या कौवे का चिल्लाना। व्यापारियों का भेष धर के वो राह गुजरते व्यापारियों को शिकार बनाने की तलाश में जुट जाते। जैसे ही शिकार की पहचान होती, ये लोग उनके कारवां में घुल मिल जाते, उनसे बातें करते, दोस्ती करते और उनका भरोसा जीत लेते। वो इस दौरान आपस में रामसी नाम की एक खास सीक्रेट लैंग्वेज का यूज करते थे, जिसे सिर्फ वही समझ सकते थे। इस भाषा में कब्र को बेल और खोदने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास कुदाल को कस्सी कहा जाता था। वो उन व्यापारियों की संख्या पता करके जब तय कर लेते कि कितने लोगों को मारना है, तो उनका एक गुट आगे जाकर कब्र की खुदाई के काम में लग जाता। बाकायदा कब्र खोदने से पहले एक पूजा होती थी। इसके लिए कस्सी को गुड़, दही और शराब से बारी बारी नहलाकर उस पर पान और फूल चढ़ाए जाते थे। कारवा के सबसे पीछे भी एक और गिरोह चलता था, जिसका काम यह देखना होता था कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। किसी खतरे के लिए कोड वर्ड लुचमुन सिंह आ गया का यूज होता था और भागने के लिए लोपी खान आ गया बोला जाता था। जब शिकार का समय आता तो उसे झिरनी कहा जाता था। इसके लिए अक्सर सुरती खा लो या हुक्का पिलाओ जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता। जैसे ही ठगों का सरदार यह वाक्य बोलता, शिकार पर हमला हो जाता। बहराम की योजना हमेशा ये रहती थी कि जब तक उसके पास पर्याप्त संख्या में लोग ना हो जाए, तब तक वो हमला नहीं करता था। अगर किसी व्यापारी दल में 50 लोग होते, तो बहराम यह सुनिश्चित करता कि उसके अपने गिरोह के भी वहां 50-60 लोग हो। जब बहराम और उसके ठगों का दल पूरी तरह से तैयार हो जाता, तब वे एक सुनियोजित तरीके से हमला करते और लोगों को लूट लेते। हर एक व्यक्ति को 3 ठग मिलकर मारते। एक ठग शिकार का हाथ पकड़ता, दूसरा पैर पकड़ता और तीसरा ठग अपने पीले रुमाल से गला घोट देता। यह पीला रुमाल बहराम की पहचान बन गया था। रुमाल के बीच में गांठ बांधकर एक सिक्का लगा होता था। रुमाल को शिकार के गले में डालकर मरोड़ा जाता था, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती। बहराम और उसके जैसे ठग रुमाल के अलावा किसी और हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे। लूटपाट के बाद बहराम मरे हुए लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने में भी उतनी ही सतर्कता बरतता। लाशों को कुएं में फेंक दिया जाता या फिर नदी में बहा दिया जाता। इसके अलावा अक्सर शवों को जंगलों में भी दफनाया जाता था। इस दौरान शवों को एक के सिर की तरफ दूसरे का पैर वाली तरकीब से कब्रों में डाल दिया जाता था, ताकि कम से कम जगह में ज्यादा लाशें आ सके। लाशों को कब्र में एक के ऊपर एक डालकर उसके ऊपर झाड़ियां लगा दी जाती थी, ताकि कोई निशान न बचे। इस तरह ये लोग पूरा का पूरा कारवां गायब कर देते थे, फिर खुद भी गायब हो जाते थे और किसी को भनक तक नहीं लगती थी।
बहराम इतनी चालाकी से राह गुजरते व्यापारियों को इसलिए अपना शिकार बना लेता था क्योंकि उसकी तैयारी काफी पुख्ता होती थी। लोकल ट्रेडर्स से उसकी गैंग का बहुत अच्छा संबंध था। ट्रेडर्स उन्हें पैसे और सामान उधार देते थे ताकि जब ये ठग व्यापारी का भेष धर के किसी अन्य व्यापारी को लूटने जाए तो उनके पास सही सामान हो और वो ऑथेंटिक लगे। जब ठग लूटपाट करके वापस आते तो वो इन लोकल ट्रेडर्स को उनके हिस्से का पैसा दे देते थे। इस तरह कई स्थानीय व्यापारी भी इस गिरोह के एसोसिएट बन गए थे और व्यापारियों को लूटने में उनकी मदद करते थे। इस तरह ठग बहराम को ठगी और ठगी की आड़ में हत्याएं करते हुए 10 साल हो गए। इतने समय में उसने न केवल व्यापारियों का भेष धर के व्यापारियों को लूटा बल्कि उसने अलग अलग रूप लेकर सरकारी अफसरों और यहाँ तक कि तीर्थ यात्रियों को भी लूटा और उनको अपने पीले रुमाल से मौत की नींद सुला दिया। वो और उसके ज्यादातर ठग कई भाषाएं, गाना बजाना, भजन कीर्तन, नाथ कवाली और हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तौर तरीके अच्छी तरह जानते थे। वो जरूरत के हिसाब से तीर्थयात्री, बाराती, मजार के जायरीन या नकली शव यात्रा निकालने वाले बन जाते थे। इस तरह से बहराम का नाम डर का पर्यायवाची बन चुका था। वो ठगों का बेताज बादशाह कहलाने लगा था। लोग केवल उसका नाम सुनकर ही सिहर जाते थे। राहगीरों में उसका खौफ इतना ज्यादा हो गया कि लोग उसे बहराम की जगह बेरहम कहने लगे थे। एक बार रात के अंधेरे में लगभग 15 लोगों का एक समूह बैलगाड़ियों के साथ आगे बढ़ रहा था। वो सब पास के किसी गांव में शादी में हिस्सा लेने गए थे। उन्हें वापस लौटने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए उन्हें रात में ही सफर करना पड़ रहा था। हर किसी के दिल में एक अनजाना डर समाया हुआ था। उन्होंने उन बेरहम ठगों के बारे में सुना था और वो जानते थे कि इतनी रात को सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है। तभी घने जंगल के बीच सड़क पर उन्हें एक घायल और खून से लथपथ आदमी दिखाई देता है, जिसे देखते ही समूह के लीडर ने बैलगाड़ी रोक दी। उस घायल आदमी ने दर्द से करहाते हुए पानी मांगा। वो लोग बैलगाड़ी से उतरकर उसे सहारा देकर बिठाते हैं। पूछने पर वो शख्स अपना नाम सुखराम बताता है। उसने बताया कि डाकुओं ने उसे लूट लिया है और उसकी पत्नी को भी साथ ले गए हैं। ये सुनकर सभी डर से कांपने लगे। एक नौजवान ने डरते हुए पूछा, क्या वो ठग वही था जो हम सब सोच रहे हैं? इस पर सुखराम ने धीमी आवाज में कहा, हाँ वही था, ठग बहराम। ठग बहराम का नाम सुनते ही बैलगाड़ी में बैठी महिलाएं रोने लगती है और वहां मौजूद सभी पुरुषों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हर कोई जानता था कि मौत का दूसरा नाम बहराम है। तभी वो नौजवान उस घायल आदमी सुखराम से पूछता है, तुम खुद को कैसे बचा पाए? वो तो सबको मार डालता है। इस सवाल पर सुखराम ने धीरे से ऊपर देखा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोला, बहराम खुद अपने आप को कैसे मार सकता है? ये सुनते ही उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहरूपिया कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा ठग बहराम था। सारे एहतियात बरतने के बाद भी वो लोग उसके जाल में फंस गए थे। बहराम ने सियार की सी आवाज निकालते हुए जोर से चिल्लाना शुरू किया। तभी अंधेरे जंगल से उसके साथी बाहर निकलने लगे। खून के प्यासे वो सारे डकैत उन यात्रियों पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में उस कारवां पर सन्नाटा छा गया। आदमी, औरत, बच्चे, कोई भी नहीं बचा। उन्हें लूटने के बाद बहराम और उसके डकैतों ने कब्रें खोदकर एक एक करके सारी लाशों को उसमें फेंक दिया। लाशों को बड़ी बेरहमी से एक दूसरे के ऊपर फेंका गया, मानो लाशों का एक बड़ा मकबरा बन गया हो। ठग बहराम और उसके जैसे खूंखार ठगों की वजह से 1790 से 1810 के बीच नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में हजारों लोगों के अचानक गायब होने का भयानक सिलसिला जारी था और इसने अंग्रेजों को भी हिलाकर रख दिया था। गायब होने वालों में मर्चेंट्स, कोर्टिसंस, पिलग्रिम्स और यहाँ तक कि अंग्रेजी सेना और पुलिस के सिपाही भी शामिल थे। इन घटनाओं ने ब्रिटिशर्स के लिए कड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, क्योंकि गायब होने वाले लोगों का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। न ही घटना के बाद कोई लाश मिलती थी और न ही कोई गवाह मिलता था। जांच करने पर यह पता लगा कि लोग मेनली दिल्ली, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर जैसी जगहों से गायब हो रहे थे। ये इलाके सेंट्रल इंडिया में होने की वजह से स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उस समय अगर किसी को भारत के किसी भी हिस्से में जाना होता था तो इन इलाकों के आसपास से होकर ही गुजरना पड़ता था। पर क्योंकि इन इलाकों में रास्ते घने जंगल से होकर गुजरते थे, इसलिए यहाँ लुटेरों के लिए छिपकर हमला करना आसान रहता था। इस वजह से ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर इन लोगों पर काबू कैसे किया जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब अंग्रेजों ने इस मामले की जांच के लिए इन इलाकों में अपने जासूसों को भेजा तो वो भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। यहाँ तक कि इस गिरोह का पता लगाने के लिए भेजी गई सैन्य टुकड़ियां भी कभी वापस नहीं लौटी। इससे अंग्रेजों को जल्द ही यह एहसास हो गया कि ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल गैंग नहीं है और इससे पार पाना काफी मुश्किल काम है।
साल 1828 में जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने तो उन्होंने ठगों पर खास ध्यान दिया। पहली बार भारत में 1830 में ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट नाम से एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें जासूसों को भर्ती किया गया। खास बात यह है कि आगे चलकर यही ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी के नाम से जाना गया, जो आज भी भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस डिपार्टमेंट की बागडोर इंग्लैंड से आए एक स्पेशल ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को सौंपी गई। वो इस तरह का काम करने में एक्सपर्ट माने जाते थे। कैप्टन विलियम स्लीमैन ने काम शुरू कर दिया। उन्हें पता लगा कि जिन रास्तों पर ये घटनाएं हो रही थी उनमें जबलपुर सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन थी, इसलिए विलियम स्लीमैन ने अपना ऑफिस भी जबलपुर में ही बनवाया। बड़े ही स्विफ्ट तरीके से काम करते हुए उन्होंने सबसे पहले जासूसों के एक बड़े ग्रुप को इस पूरे एरिया में डिप्लॉय किया। उन्होंने ठगों को पकड़ने के लिए दिल्ली से जबलपुर तक फैले रास्ते के आसपास पड़ने वाले जंगलों को भी काट दिया, ताकि ठगों के पास छिपने की कोई जगह न बचे। इतना सब कुछ करने के बाद भी विलियम स्लीमैन के हाथ खाली थे और बहराम तो क्या, बहराम का साया भी उनके हाथ नहीं लग सका। नाकामी के बाद भी कैप्टन स्लीमैन इस गिरोह के पीछे लगे रहे। उनके जासूस गांव-गांव जाकर उसका पता लगाने में जुटे थे। जंगलों को खंगाला जा रहा था। इतनी मशक्कत के बाद स्लीमैन ने कई ठगों को पकड़ लिया, जिन्हें टॉर्चर करके या लालच देकर उन्हें अपना मुखबिर बना लिया। उन मुखबिरों के जरिए साल 1835 में कैप्टन विलियम स्लीमैन के जासूसों ने ठगों के एक बड़े सरगना और ठग बहराम के साथी आमिर अली को धर दबोचा। बहराम का सबसे वफादार साथी अब अंग्रेजों की गिरफ्त में था। शुरुआत में आमिर अली ने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब पुलिस ने काफी सख्ती दिखाई और उसके परिवार पर भी आंच आने लगी तो अली ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर झुकाकर एक एक राज उगलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने करीब 719 लोगों को लूटकर उन्हें मौत के घाट उतारा है। उसने मलाल करते हुए यह भी कहा कि अगर वो लोग उसको गिरफ्तार नहीं करते तो शायद वो लोगों की हत्या करने में 1000 का आंकड़ा भी पार कर देता। इसके बाद आमिर अली ने उन जगहों की निशानदेही की जहां सैकड़ों लाशें दफन थी। इसके बाद पुलिस को एक के बाद एक कई गांव और जंगलों में छिपे हुए मास ग्रेव मिलने लगे। इन जगहों पर कंकालों का ढेर देख ब्रिटिश अधिकारियों के भी होश उड़ गए। कहते हैं कि सिर्फ आमिर अली की निशानदेही पर 500 से ज्यादा नर कंकालों को ढूंढ निकाला गया। आमिर अली ने न सिर्फ लाशों की जगह बताई, बल्कि पूरे ठग नेटवर्क का खाका ही खोल दिया। उसने बताया कि कैसे ये ठग व्यापारियों के भेष में चलते हैं, कैसे उनके शुभ अशुभ संकेत होते हैं और कैसे वो अपने शिकार को मौत के घाट उतारते हैं। ये जानकारी एक एक कर सैकड़ों ठगों की गिरफ्तारी की वजह बन गई। जालंधर से लेकर जबलपुर तक ठगों की जड़ें उखाड़ी जाने लगी। उसकी मुखबिरी के आधार पर साल 1837 में 412 ठगों को फांसी दी गई और 87 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा 1000 के करीब ऐसे ठग थे जिन्हें मलेशिया के पास स्थित पेनांग टापू पर ले जाकर छोड़ दिया गया, ताकि वो वापस भारत न लौट सकें। इस तरह स्लीमैन ने ठगों के बड़े नेटवर्क को तो खत्म कर दिया था, लेकिन अब तक ठग बहराम उनके हाथ नहीं लग पाया था। ठग बहराम पक्का खिलाड़ी था। उसे पता था कि आमिर अली अब ब्रिटिशर्स का मुखबिर बन गया है और उसे धोखा देकर उसके साथियों को पकड़वा रहा है। इसलिए वो जगह बदल बदल कर रह रहा था और अपनी ठगी को बहुत ही सावधानी से अंजाम दे रहा था। स्लीमैन को पता था कि जब तक बहराम जिंदा है ठगों का आतंक कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आगे भी स्लीमैन और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दी और आखिरकार आमिर अली की मुखबिरी के आधार पर साल 1838 में कैप्टन स्लीमैन ने किंग ऑफ ठग्स बहराम को जबलपुर के पास से पकड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि पकड़े जाने पर भी उसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई पश्चाताप था। उसे जैसे मौत का भी डर नहीं था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बिना किसी खौफ के अपने सभी अपराधों को कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने खुद 931 लोगों की हत्या की है। जिन 931 लोगों को उसने मारा उनमें व्यापारी, तीर्थयात्री, तवायफों का काफिला और साधारण लोग शामिल थे। उसने ये सारे कत्ल सिर्फ अपने पीले रुमाल से किए थे। इसके बाद बहराम पर लगभग 1 साल तक मुकदमा चला और इसके अपराधों की पूरी सच्चाई सामने आई। पता चला कि बहराम के गैंग से 1400 लोग जुड़े हुए थे, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। इसके बाद उस समय खौफ और मौत का दूसरा नाम माने जाने वाले ठग बहराम को 1840 में फांसी के फंदे से लटका दिया गया। उस समय उसकी उम्र 75 साल थी। अपने जीते जी उसने जो मौत निर्दोष लोगों को दी थी, उसी मौत से आखिरकार उसका भी सामना हो गया। उसके गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़कर जबलपुर में पेड़ों से लटकाकर फांसी दे दी गई और इस तरह ठग गैंग का आतंक भारत से खत्म हुआ।
बेशक बहराम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी ठगी और क्रूरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। बहराम का नाम दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसके अलावा वो पीला रुमाल जिससे उसने 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था, वो आज भी इतिहास का एक क्रीपी सिंबल बना हुआ है। जब कैप्टन विलियम स्लीमैन भारत से वापस इंग्लैंड गए तो वो उस रुमाल को भी अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि ये रुमाल आज भी अंग्रेजों के पास सुरक्षित रखा है, क्योंकि कभी ये एक ऐसा खतरनाक हथियार था जिससे दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर ने लोगों की जान ली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो 20th सेंचुरी के सबसे फेमस ठग नटवरलाल की कहानी भी आपको रोमांचित कर देगी, जिसने ताजमहल को 3 बार, लाल किला को 2 बार और भारत के राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को एक बार बेच डाला था। इसके अलावा आप सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक और बड़े फ्रॉडस्टर की कहानी देख सकते हैं, जिसने तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल में रहते हुए केवल एक फोन से सैकड़ों करोड़ के फ्रॉड कर डाले और जैकलीन फर्नांडिस को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। नटवरलाल और सुकेश की पूरी कहानी आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।